Hello students, so today we are going to discuss chapter 3a, demand analysis. This chapter is quite important from exam point of view. Around 8 marks of question will come from this chapter. काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, so इस चैप्टर पे काफ़ी आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है. इसमें एक क्वेश्चन है दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पूरे इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल हर एग्ज़ाम में आया है. सो आपको जो है प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है. इस पर्टिकुलर लॉ को बहुत ही अच्छे से कवर करना है ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है 8 मार्क्स के लिए तो आप उसको अच्छे से लिख सकें. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला जो है आप लोगों को पता होना चाहिए डिमांड क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? सी, जनरली डिमांड मीन्स डिज़ायर और वी कैन से विश टू हैव समथिंग. ठीक है, like if I say that I want a sports car, I want a sports bike, I want a bungalow. Okay, so it may be a rare or a what do you call it may be a this rare desire or wish to have something, है ना. कुछ पाने की ख्वाहिश को हम लोग बोल सकते हैं डिमांड इन जनरल सेंस. ओके, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग डिफरेंट, लाइक some different definition in economics. डिमांड का डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ समथिंग डिफरेंट. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड इन इकोनॉमिक्स? सो इन इकोनॉमिक सेंस डिमांड मीन्स डिज़ायर backed by ability to pay and willingness to pay. ये तीनों अगर होगा तब जाके डिमांड क्रिएट होगा. इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज डिमांड कैन नॉट क्रिएट. मान लो एक गरीब इंसान है, एक मिडिल क्लास है या एक लोअर क्लास पर्सन है ना. उसकी डिज़ायर तो होगी, लाइक ही वांट स्पोर्ट्स कार, ही वांट अ बंगलो, है ना. उसको आईफोन 12 13 चाहिए. डिज़ायर किसकी नहीं होती? हर किसी की डिज़ायर होती है. बट सिर्फ डिज़ायर होने से डिमांड क्रिएट नहीं होता है ना. यू शुड हैव एबिलिटी टू पे. उस पर्सन के पास पैसे भी तो होने चाहिए उसको ख़रीदने के लिए. डिज़ायर मन भड़क कुछ भी हो सकती है ना. डिज़ायर तो कुछ भी हो सकती है, हर किसी की ख्वाहिशें हो सकती है कुछ ना कुछ, लेकिन उसको पूरा करने के लिए दैट पर्सन शुड हैव ability to pay, and along with that he should be willing to spend. like for example एक कंजूस है, जो एक माइज़र है, जो खर्चा करना पसंद नहीं करता है. अब हो सकता है उस माइज़र की कुछ डिज़ायर हो. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जो माइज़र है उसको भी जो है कुछ गुड्स की डिज़ायर हो सकती है. जैसे उसको आईफोन 13 चाहिए, या उसको भी बंगला चाहिए, या उसको भी गाड़ी चाहिए. डिज़ायर हो सकती है, हो सकता है उसके पास पैसे भी हो. बट सिंस ही इज़ अ माइजर, कंजूस है वो, ही इज़ नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी. सो इन दैट केस डिमांड कैन नॉट क्रिएट. डिज़ायर है, एबिलिटी है, तो विलिंगनेस भी होना चाहिए स्पेंड करने का. सिर्फ डिज़ायर होना या एबिलिटी होना काफ़ी नहीं होता है. ओके, सो हाउ विल यू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस? डिमांड मीन्स डिज़ायर्ड backed by ability to pay and willingness to pay. Okay, now let's see schedule of demand. There are two basic type or a basic schedule of demand. First one is individual demand. Individual, the name itself suggesting the meaning. Individual, single,
So when goods or commodity are demanded by a single or individual person, it is called individual demand. जब मार्केट में कोई एक पर्सन किसी गुड्स का डिमांड करता है एट अ डिफरेंट मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस, it is called individual demand. Okay, now let's see the schedule. This is a schedule, and on the basis of this schedule you have to draw this diagram. Okay, so if you observe carefully, when the price was low, that when the price was high actually, that is 10 rupees of commodity X, its quantity demand was 1 unit, that is 1 kg. ओके, जब कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ था तो उसका डिमांड जो था वो 1 kg का था. एंड एज द प्राइस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, इस इंडिविजुअल ने जो है अपने डिमांड को बढ़ा दिया. सो इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है क्वांटिटी डिमांड बढ़ता जा रहा है. So here we can say that there is an inverse relationship between price of commodity and its quantity demand. प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. जैसे जैसे प्राइस जो है किसी कमोडिटी का कम होगा, उस कमोडिटी का डिमांड जो है इंडिविजुअल बढ़ाता जाएगा. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, देखिए y एक्सिस पे रखा है प्राइस एंड x एक्सिस पे रखा है क्वांटिटी डिमांड. सो एट प्राइस 10 द क्वांटिटी डिमांड वाज 1 यूनिट, जैसे कि हमारे टेबल में हम लोगों ने बनाया हुआ है. जैसे प्राइस कम हुआ वैसे ही डिमांड बढ़ गया. देन फर्दर फॉल इन प्राइस, फर्दर इंक्रीजिंग इन क्वांटिटी डिमांड, फर्दर फॉल, फर्दर राइज, फर्दर फॉल, फर्दर राइज. तो जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता जा रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ विच दिस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड. दिस कर्व इज कॉल्ड डी कर्व, दैट इज डिमांड कर्व, विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड. ये एग्जाम में पूछता है कि फिल इन द ब्लैंक में अक्सर आता है ये, दैट डिमांड कर्व स्लोप्स डैश from left to right. So yes, demand curve slopes downward from left to right. Okay, then moving ahead to the next one, next schedule, that is market demand. अब जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड हमने देखा अभी, है ना. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या देखा हमने? डिमांड फॉर गुड्स बाय सिंगल और इंडिविजुअल पर्सन, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड? देन मार्केट डिमांड का मतलब क्या होगा? अगर इंडिविजुअल डिमांड एक पर्सन की है तो मार्केट डिमांड ग्रुप ऑफ पर्सन. ओके, सो व्हेन गुड्स और कमोडिटीज आर डिमांडेड बाय ग्रुप ऑफ अ कस्टमर, ग्रुप ऑफ अ कंज्यूमर, इट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड. मार्केट में एक कस्टमर थोड़ी होता है ना. आप भाजी तरकारी भी खरीदने जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी एक इंडिविजुअल टमाटर खरीदने के लिए खड़ा रहता है, वहाँ पे 10 लोग खड़े रहेंगे, है ना. सो व्हेन goods or commodities are demanded by a group of consumer, it is called market demand. Okay, now let's see the table and graph. So this is a table and this is a graph. So if you observe again, here we have different consumers A, B and C. यहाँ पर एक ही था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग consumers है, A, B and C. 3 consumers है. Now each of these consumers are demanding different quantities at a different price. जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो मिस्टर A 5 kg कमोडिटी X का डिमांड कर रहा था, मिस्टर B 10 kg एंड मिस्टर C 15 kg. तीनों का मिलाकर जो है टोटल डिमांड था 30 kg. So at price 10 the market demand was 30 kg. एंड एज द प्राइस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे प्राइस जो है वो कम हो रहा है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 एंड 2, वैसे वैसे आप देखोगे
तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 30 kg टू 45 kg टू 60 kg टू 75 एंड टू 90 kg। ठीक है, जैसे हमने इंडिविजुअल में देखा था वैसे ही यहाँ पर मार्केट में भी है। डिफरेंस ये है कि प्राइस और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स है। प्राइस तो अलग है ही, साथ में कंज्यूमर्स भी यहाँ पे एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो जितने भी कंज्यूमर्स है सबका मिलाकर जो बन रहा है वो है मार्केट डिमांड। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल ओनली अगेन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, अगेन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे प्राइस रखा है हमने, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड। सो एट प्राइस 10 द टोटल डिमांड वाज 30 kg। सो यहाँ पर 10 पे देयर इज अ टाइपो एरर, इट शुड बी 30। एक्चुअली यहाँ थोड़ा बीच में आएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे ध्यान से तो एट प्राइस 10 the total market demand was 30 kg. As the price decreased from 10 to 8, the total market demand increased from 30 to 45. ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर आप देखोगे डिमांड का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ विच अगेन डिमांड कर्व इज स्लोपिंग downward from left to right. Okay, this is how you have to draw this graph also. ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, आपको जो है आंसर शीट पे ही ग्राफ भी बनाना है। ओके, सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ये क्वेश्चन डिफाइन में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आता है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। अगर डिस्टिंग्विश में आता है तो पहले पॉइंट में आप लोग लिखोगे दोनों का मीनिंग, दूसरे पॉइंट में आप बनाओगे ये दोनों शेड्यूल, एंड तीसरे पॉइंट में बनाओगे ग्राफ। ओके, अगर ये डिस्टिंग्विश में आया तो। और अगर ये डिफाइन में आता है तो आपको सिर्फ मीनिंग पार्ट ही लिखना है, दोनों में से एक पूछेगा, या तो इंडिविजुअल या तो फिर मार्केट डिमांड। ओके, आई बिलीव यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है पहले 3 मार्क्स का आता था या 4 मार्क्स का, अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो है नहीं पेपर पैटर्न के हिसाब से, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। There are 6 types of demand. Okay, so the very first one is direct demand. Direct, again the name itself suggesting the meaning direct. So when goods or commodities, like all these commodities which are demanded for consumption purpose, for use, okay, हम लोग जूता चप्पल कपड़ा खाना खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं? उसको पहनने के लिए या उसको खाने के लिए, करेक्ट? उससे हम लोग कुछ और तो नहीं करने वाले हैं ना। सो व्हेन गुड्स और कमोडिटीज़ आर डिमांडेड फॉर द कंजम्पशन पर्पस, इट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड। ऐसा डिमांड जो कंजम्पशन के लिए किया जाता है, जो भी चीज़ हम लोग कंजम्पशन के लिए डिमांड करते हैं उसको डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप फूड का एग्जांपल ले लो। फूड हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, किस लिए ख़रीदते हैं? ऐसे तो नहीं है ना कि एक जगह से ख़रीद लिए और दूसरी जगह जाकर उसको बेच दिए, नहीं, हम लोग ख़रीदते हैं कंजम्पशन के लिए। कपड़े ख़रीदते हैं सेम वे, पहनने के लिए, ना कि उसको कहीं और जाके बेचने के लिए, करेक्ट? सो इसी तरह से व्हेन एनी गुड्स और कमोडिटीज़ आर डिमांडेड फॉर द कंजम्पशन पर्पस, इट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड। ओके, ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट डिमांड, okay, when goods or commodities are demanded not for consumption के लिए नहीं, not for consumption but for production activity, it is called as indirect demand। ऐसा डिमांड जो आपने कंजम्पशन के लिए नहीं किया है बल्कि प्रोडक्शन के लिए किया हुआ है, जैसे कि द डिमांड फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड जो होती है वो इनडायरेक्ट डिमांड होती है. फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये जो हम लोगों ने लिया है 4 एग्जांपल यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, इसमें से किसी एक को एग्जांपल लेकर हम समझते हैं इनडायरेक्ट डिमांड. जैसे कि लेबर सर्विस. आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो वो लोगों को क्यों अपॉइंट किया गया है? ऑफ कोर्स कुछ काम करने के लिए आपने उनको अपॉइंट किया है ना, यानी कि उनकी हेल्प से आप कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाओगे, है ना. उनका आप डायरेक्टली कुछ इस्तेमाल नहीं करोगे, बट उनसे आप कुछ प्रोडक्शन करवा सकते हो. ठीक है. सिमिलरली रॉ मटेरियल्स वगैरह, लेबर लैंड. अब लैंड का डेफिनेशन अगर हम देखें इकोनॉमिक सेंस से, तो लैंड का डेफिनेशन होता है सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट ऑल्सो इंक्लूड रिसोर्सेज. लैंड मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट ऑल्सो इंक्लूड रिसोर्सेज. ठीक है. जनरली लैंड का मतलब सरफेस ही होता है, बट इकोनॉमिक सेंस में लैंड का मतलब जो है वो सरफेस प्लस रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज ज़मीन पे है, ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के नीचे है, वो सब लैंड के अंदर ही आता है. ठीक है. सो आप जैसे कि आपने रॉ मटेरियल का डिमांड किया है. अब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का डिमांड किस लिए किया जाता है? कंजम्पशन के लिए नहीं. रॉ मटेरियल का डिमांड किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, उससे आप इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बना सके. ठीक है. जैसे कि आपने स्टील इस्तेमाल किया. स्टील, अब स्टील कहाँ से मिलता है? वो भी एक व्हाट कॉल ज़मीन के नीचे से मिलता है, मतलब वो भी एक लैंड का ही पार्ट है. लैंड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज विच इज़ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. वो रिसोर्सेज जो ज़मीन के नीचे होता है वो भी लैंड कहलाता है, ज़मीन के ऊपर है वो भी लैंड कहलाता है. ठीक है. तो अगर आप स्टील का इस्तेमाल करके जो है फर्नीचर बना रहे हो या आप कुछ स्टील की चीज़ें बना रहे हो, तो आपने स्टील का इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बनाया है. स्टील को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया आपने, यानी कि उसको आपने कंज्यूम नहीं किया है. ठीक है. बट उससे आपने कुछ कंज्यूमेबल्स बनाया. सो इनडायरेक्ट डिमांड मीन्स डिमांड फॉर गुड्स नॉट फॉर कंजम्पशन बट फॉर प्रोडक्शन. इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड. ठीक है. सो डिमांड फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एग्जाम्पल्स ऑफ indirect demand. I hope you are clear with this type. Now third one, complementary और joint. ठीक है. complementary और joint. अभी यहाँ पे नाम ही बोल रहा है joint और complementary. ठीक है. यानी कि यहाँ पर एक कमोडिटी नहीं होगी, एक से ज़्यादा होगी. ठीक है. when multiple goods are demanded टू सेटिस्फाई सिंगल वांट. मान लो कि मुझे अगर चाय पीनी है, अब चाय पीने के लिए जस्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, व्हाट आई वांट इज़ आई वांट टी पाउडर, आई वांट शुगर, आई वांट मिल्क, आई वांट वाटर, है ना. फिर मुझे गैस सिलेंडर चाहिए, मुझे चाय बनाने के लिए पतीला चाहिए जिसके अंदर चाय बना सकूँ, है ना. जस्ट टू हैव अ कप ऑफ टी मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी. सो व्हेन मल्टीपल गुड्स, मोर देन वन गुड्स आर डिमांडेड टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज़ कॉल्ड जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. ओके. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं, अगर आप देखो. सो इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, कार एंड पेट्रोल, है ना, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर गाड़ी लिया है तो पेट्रोल भी लेना पड़ेगा, या पेट्रोल है तो गाड़ी भी लेना पड़ेगा. पेट्रोल पीकर कोई भागता है क्या? नहीं. पेट्रोल को गाड़ी में डाल के फिर भागते हैं ना लोग, इज़न्ट इट. बिना पेट्रोल के गाड़ी चलने वाली है क्या? नहीं. सो कार लिया है तो पेट्रोल भी लेना पड़ेगा. सिमिलरली पेन के बगैर इंक कुछ काम का नहीं, इंक के बगैर पेन कुछ काम का नहीं. ठीक है. दोनों एक साथ में चाहिए. अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको पेन भी चाहिए और उसके अंदर इंक भी होना चाहिए. सिमिलरली लॉक एंड की, फ़ोन एंड चार्जर, ऑल दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट. ठीक है. एक और एग्जांपल यहाँ पर कप ऑफ टी, जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया, जस्ट टू हैव अ कप ऑफ टी आपको मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सो दिस इज़ कॉल्ड एज जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपोजिट एंड कॉम्पिटेटिव डिमांड. ठीक है. कंपोजिट डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट
जैसे हमने जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री में देखा कि एक वांट को पूरा करने के लिए मल्टीपल गुड्स को डिमांड किया जाता है, लेकिन कंपोजिट में उसका अपोजिट होता है, यानी कि एक कमोडिटी डिमांड करके आप मल्टीपल वांट्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग होम अप्लाइंसेस भी चला सकते हैं, मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ओके, और दूसरे बहुत सारे काम इस इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। सो एक गुड आपका मल्टीपल वांट जब पूरा करता है उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ओके, व्हेन सिंगल कमोडिटी, सिंगल गुड सेटिस्फाई योर मल्टीपल वांट्स, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, एंड द लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, that is substitute demand. It is also called substitute. So when two or more goods compete with each other, दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी जब आपस में compete करते हैं और उनमें से जब डिमांड क्रिएट होता है, उसी को हम लोग कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। यस, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। टी नहीं है तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं है तो टी, है ना, काम चल सकता है। इनमें से जब जब दो कमोडिटी compete करते हैं और उनमें से जब डिमांड क्रिएट होता है, उसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। आई होप आई एम क्लियर विथ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। यस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तो तब तक के लिए आप जो है ये सारे जो डिस्कस किए हैं आज पॉइंट्स, उसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर and don't forget to subscribe my channel.